हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पाश्चात्य राजनीति विचारक से एक नए वीडियो के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं अरस्तु के संक्षिप्त जीवन परिचय और अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बन रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अरस्तु जो है पश्चिमी जगत के महान विचारकों में से एक था। उसकी महानता का अंदाजा सिर्फ हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज जिस राजनीति विज्ञान को हम एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, इस राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो अरस्तु को जाता है। पहले जो है वो राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया था, लेकिन नीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान को जो अलग किया वो अरस्तु ने किया। तो आप समझ सकते हो कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। और अरस्तु इसलिए भी बहुत महान है क्योंकि इसके गुरु और इसके शिष्य दोनों बहुत महान रहे हैं। इसके गुरु प्लेटो के बारे में आपने पढ़ा ही। प्लेटो एक महान अपने समय का दार्शनिक और शिक्षक था। तो ऐसे व्यक्ति का शिष्य अरस्तु था। और अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर महान था, जो कि विश्व विजेता के रूप में विख्यात है। आज विश्व के महान सम्राटों की जब हम गणना करते हैं तो सिकंदर उसमें कहीं पहले आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान विचारक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अरस्तु का जन्म देखिए 384 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? स्टेगिरा नामक नगर में होता है। स्टेगिरा कहाँ था? ये मकदूनिया में था। मकदूनिया एक तरह से एक राज्य था, चाहे मकदूनिया का हो चाहे मेसोडेनिया का हो, दोनों बात एक ही है। मेसोडोनिया को ही मकदूनिया कहते हैं। तो वो मेसोडेनिया के स्टेगिरा नामक नगर में अरस्तु का जन्म होता है। कब होता है? 384 ईसा पूर्व में। इसके पिता जो थे वो निकोमैक्स थे। अब देखिए यहाँ ये पिता का नाम जो है इसलिए लिखा कि अरस्तु के साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि अरस्तु के पिता भी का नाम भी निकोमैक्स था। और अरस्तु का जब बेटा हुआ तो अपने पिता के प्रति उसका इतना प्रेम था कि उसने अपने बेटे का नाम भी निकोमैक्स ही रखा। तो उसके बाप का नाम भी निकोमैक्स था, उसने अपने पुत्र का नाम भी निकोमैक्स रखा। तो अरस्तु के जो पिता थे वो निकोमैक्स थे। ये जो है मेसोडेनिया जो राजशाही परिवार था उसमें राजवैद्य थे। यानी सिकंदर के जो दादा थे, यानी सिकंदर के जो पितामह थे, उनके दरबार में ये राजवैद्य थे। तो औषधियों के बीच में ही अरस्तु का पालन पोषण होता है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक वातावरण इसको परिवार से ही मिलता है। इसीलिए जब अरस्तु देखिए अपने नीति शास्त्र में या राजनीति शास्त्र में जब उदाहरण देता है तो वो जीव विज्ञान का या आयुर्वेद का ज़्यादा एग्जाम्पल देता है। अरस्तु के अध्ययन पद्धति में जो वैज्ञानिकता आई वो उसको आप समझ लो एक तरह से उसके परिवार से ही मिली। जब अरस्तु 17 वर्ष के थे तो उस समय प्लेटो की ख्याति जो है बहुत दूर दूर तक जो है एक शिक्षक के रूप में फैली हुई थी। उसका मैंने बताया था कि जब प्लेटो पढ़ा रहे थे तो बताया था कि प्लेटो ने एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो उसकी ख्याति जो है बहुत दूर दूर तक फैली थी। उसी ख्याति से आकर्षित होकर के अरस्तु जो है 17 वर्ष की अवस्था में एथेंस आता है। देखिए, हम अरस्तु को एथेंस के विचारक के रूप में भले जानते हैं, लेकिन अरस्तु जो है एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था, वो स्टेगिरा का था, यानी मकदूनिया राज्य का था। और एथेंस से जो है इसकी दूरी लगभग 200 मील थी। तो अरस्तु एथेंस आते हैं और आने के बाद जो है प्लेटो के अकादमी में सम्मिलित होते हैं और यहीं पर अध्ययन करने लगते हैं। और अपने जीवन के अगले 20 वर्ष यानी कि प्लेटो की मृत्यु तक 347 ईसा पूर्व जब प्लेटो की मृत्यु हुई तब तक जो है वो इसी अकादमिक में जो है अध्ययनरत रहते हैं। उसकी विलक्षण प्रतिभा से प्लेटो इतना प्रभावित था कि वो जो है मतलब कि अरस्तु को अपने अकादमी का मस्तिष्क कहा था कि ये हमारे अकादमी का दिमाग है। शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहता था उसको, और बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। तो शरीरधारी बुद्धिमत्ता या बुद्धि का साक्षात अवतार के लिए एक वर्ड प्रयोग हुआ है NOUS, नाउस। तो इसको आप याद रखिएगा इस वर्ड को। और चाहे हिंदी में चाहे शरीरधारी बुद्धिमत्ता दे या बुद्धि का साक्षात अवतार दे, ये दोनों जो है अरस्तु के लिए कहे गए हैं। किसके द्वारा कहे गए? प्लेटो के द्वारा।
यानी उसकी विलक्षण प्रतिभा से इतना प्रभावित था कि वो उसको अपने अकादमी का मस्तिष्क कहता था। वो कहा था कि ये शरीरधारी बुद्धिमत्ता है, यानी बुद्धि ने ही शरीर को धारण कर लिया है, और यह बुद्धि का साक्षात अवतार उसको कहा था। अपने अध्ययन काल के अंतिम वर्षों में अरस्तु ने प्लेटो के अकादमी में शिक्षण कार्य भी किया, लोगों को पढ़ाया भी। और जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो अरस्तु को यह लगता था कि अकादमी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, चूंकि उसको प्लेटो मानता था, तो उसको यह लगता था कि अकादमी का प्रमुख उसको बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो कारणों से उसको प्रमुख नहीं बनाया गया, बल्कि प्लेटो के भतीजों को प्रमुख बना दिया गया। तो कौन कौन से दो कारण थे जिसके कारण उसको अकादमी का प्रमुख नहीं बनाया गया? तो पहला तो ये विदेशी था, और दूसरा चीज़ ये कि वह जो है प्लेटो के विचारों से बहुत विरोध रखता था। काफ़ी विचारों में प्लेटो के और अरस्तु के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी। कभी कभी तो उसकी आलोचना भी करता था। तो इस कारण से, उसके आलोचक होने के कारण, उसके विचारों से भिन्नता रखने के कारण और विदेशी होने के कारण अरस्तु को अकादमी का प्रमुख न बना करके प्लेटो के भतीजे को जो है अकादमी का प्रमुख बना दिया जाता है। इससे अरस्तु में बहुत निराशा होती है। अंततः वो एथेंस छोड़ करके एशिया माइनर चलाता है। एशिया माइनर उसको आने के लिए अतानियस का जो शासक था हर्मीज जो है वो इनवाइट करता है कि आप आइए, यहाँ पर आइए। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पर जो है अकादमी का ही एक शाखा स्थापित करके वहीं पर रहने लगता है, और 3 साल तक वही मज़ेपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन 342 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक फिलिप अपने बेटे सिकंदर की शिक्षा देने के लिए अरस्तु को वहाँ से वापस बुला लेता है, और वो जो है 342 ईसा पूर्व में चला आता है मकदूनिया, और यहाँ आकर के वो सिकंदर को शिक्षा देने लगता है। ये सिकंदर वही सिकंदर हैं जिसको कि आज हम विश्व विजेता के रूप में जानते हैं। और सिकंदर भी अपने गुरु जो है अरस्तु का बहुत सम्मान करता था। 335 ईसा पूर्व में जब सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक बनता है और वह विश्व विजय के लिए निकलता है कि मैं विश्व विजय करूंगा, आसपास के देशों को जीत करके वो आगे बढ़ता है, तो अरस्तु जो है एथेंस जो है वापस चलाता है, यानी मकदूनिया से वो चलाता है वापस एथेंस। और एथेंस में आकर के वो वहाँ पर एक शिक्षालय की स्थापना करता है जिसको कि हम लीसियम के नाम से जानते हैं। अरस्तु ने जो शिक्षालय स्थापित किया उसको हम लीसियम के नाम से जानते हैं। प्लेटो ने जो शिक्षालय स्थापित किया उसको हम अकादमी के नाम से जानते हैं। अकादमी को जिसकी स्थापना प्लेटो ने की उसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। और ये जो शिक्षालय अरस्तु ने स्थापित की जिसको कि लीसियम कहते हैं, इस लीसियम में मुख्य रूप से जो है शिक्षा तो सभी दी जाती थी, लेकिन विशेष शिक्षा जो है यहाँ जीव विज्ञान की दी जाती थी और प्राकृतिक विज्ञान की। तो यहाँ आकर के उसने शिक्षालय स्थापित किया और यहाँ मैसेडोनियन दल जो कि एथेंस में सत्ता प्राप्त कर लिया। मैसेडोनियन दल का शासन ही उस समय एथेंस में स्थापित हो गया था, यानी कि सिकंदर ने सबको जीतते हुए आगे बढ़ गया वो, और यहाँ पर उसी दल की शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी, और अरस्तु जो है उसी दल का जो है एक तरह से सदस्य बन गया था। और सिकंदर की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी कि विश्व विजेता के रूप में निकला था आसपास के देशों को जीतते हुए, इसका कहीं ना कहीं अरस्तु ने समर्थन किया। इसीलिए एथेंस के जो स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी वो जो है अरस्तु के खिलाफ हो गई थी। उस समय एथेंस में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन अरस्तु जो है नगर केंद्रित देशभक्ति के स्थान पर यूनान की एकीकरण की बात कर रहा था, जो कि एथेंस के जो वहाँ के स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी उसको पसंद ये बात नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि वो सत्ता में नहीं थे इसलिए उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे अरस्तु का वो। लेकिन समय बदला, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो जो एथेंस के देशभक्त लोग थे, जो एथेंस से प्रेम करते थे, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई और वहाँ पर जो है मकदूनियन दल की सत्ता का पतन हो जाता है और एथेंस में मकदूनिया विरोधी दल सत्ता में आता है। तो अरस्तु को ये लगता है कि कहीं उसको भी पकड़ कर के फांसी न दी जाए, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप पत्र पहले से ही आरोप लगते रहे हैं। इसलिए वह अपने आप को बचाने के लिए 322 ईसा पूर्व में एथेंस छोड़ करके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? कैलसिस को भाग जाता है। कैलसिस को, कहीं कहीं कैलसिस मिलता है इसका नाम, कहीं कहीं कैलसिस मिलता है। तो वह अपने आप को बचाने के लिए कैलसिस को भाग जाता है और भागते हुए उसका एक वक्तव्य देता है जो कि बड़ा फेमस है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। पहली बार अपराध कब हुआ था? जब सुकरात को पकड़कर एथेंस में उसको विषपान करा करके मार दिया गया था।
और अरस्तु को यही डर सता रहा था कि उसको भी देशद्रोह के आरोप में कहीं पकड़ न लिया जाए और उसको मार न दिया जाए। इसीलिए वो भाग जाता है और कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। और कहते हैं कि उसी साल 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरस्तु आत्महत्या कर लेता है। फिलहाल चाहे जो भी बात रही हो, लेकिन अरस्तु की मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व में हो जाती है। अरस्तु जो है वो विलक्षण प्रतिभा का धनी था। उसने जो है प्राणी शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र का विश्लेषण, लेखन, भाषा शैली, मतलब अनेक विधाओं पर, अनेक विषयों पर जो है उसने ग्रंथ लिखे। कहा जाता है कि अरस्तु ने कुल 400 से ज़्यादा ग्रंथ की रचना की। तो इसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो कितना विलक्षण प्रतिभा का धनी रहा होगा। इसीलिए केटलिन को लिखना पड़ा कि अरस्तु जो है विद्या में सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम विश्वकोशी था। उसने अनेक ग्रंथों की रचना, जैसे मैंने कहा कि जिसमें से पॉलिटिक्स जो है उसकी सबसे फेमस रचना है। उसकी सभी रचनाओं में उसकी 2 रचनाएं जो हैं, पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान, इस पर जो है उसके राजनीतिक विचार मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने अन्य ग्रंथ भी रचना की, जैसे रिटारिक, निकोमेकियन एथिक्स, मेंट्रोलॉजी, लेक्चर्स ऑन मेटाफिजिक्स, डायलॉग ऑन फिलॉसफी और इंटरप्रिटेशन। ये अरस्तु की जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। पॉलिटिक्स जो है इसकी सबसे फेमस पुस्तक है। पॉलिटिक्स के बारे में बारकर कहना था कि पॉलिटिक्स जो है वो राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी उसको मैग्नम ओपस की संज्ञा देता है। अरस्तु की जो शिक्षा प्रणाली थी, एक तरह से जो अध्ययन प्रणाली थी उसकी, वो प्लेटो से भिन्न थी। प्लेटो का अध्ययन प्रणाली एक तरह से कल्पना पर आधारित था, जबकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वो यथार्थ पर आधारित थी, वैज्ञानिक थी, तुलनात्मक उसने अध्ययन पद्धति का जो है अनुसरण किया। तो फ्रेंड्स, ये थे अरस्तु के संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम देखते हैं अरस्तु के न्याय सिद्धांत। अरस्तु ने अपने चिंतन में फ्रेंड्स न्याय की समस्या पर जो है बहुत विस्तृत विचार किया है। प्लेटो के समान जो है अरस्तु भी न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन प्लेटो के न्याय को तो हम लोग आसानी समझ लेते हैं कि समाज में प्रत्येक वर्ग जो है अपने कर्तव्यों का पालन करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। लेकिन अरस्तु के न्याय को समझने में थोड़ी जटिलता है, क्योंकि अरस्तु का न्याय अपने आप में जटिलता लिए हुए है। इसलिए क्योंकि अरस्तु ने अपने न्याय के अंतर्गत जो है बहुत सी चीज़ों को समेट दिया है कि समाज में किस तरह से न्याय होना चाहिए, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में किस तरह से न्याय स्थापित हो, राज्य और व्यक्ति के बीच में न्याय किस तरह से स्थापित हो। तो काफ़ी चीज़ों को इन्होंने समेट दिया है। तो हम लोग सरलता से, सरल आसानी शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु का न्याय वास्तव में न्याय है क्या। तो देखिए, अरस्तु ने न्याय को सबसे पहले 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक पूर्ण न्याय, और इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक न्याय, और अंग्रेजी में इसी को हम यूनिवर्सल जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है विशिष्ट न्याय, या इसको हम आंशिक न्याय के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट न्याय को अरस्तु ने फिर 2 भागों में बांटा। एक को कहते हैं वितरणात्मक न्याय और दूसरे को कहते हैं सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे परिशोधनात्मक न्याय के नाम से भी जानते हैं, प्रतिवर्ती न्याय के नाम से भी जानते हैं इसको, प्रतिकारात्मक न्याय के नाम से भी जानते हैं, दंडात्मक न्याय के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके बाद सुधारात्मक न्याय को ये फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक को ऐच्छिक और दूसरे को अनैच्छिक। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो अरस्तु जो है कुल 6 प्रकार की न्याय की चर्चा करते हैं: पूर्ण न्याय, विशिष्ट न्याय, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, ऐच्छिक और अनैच्छिक न्याय। तो अरस्तु के न्याय को हम शुरू करें फ्रेंड्स। इसके पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि अरस्तु जो है न्याय को सद्गुणों का समूह मानते हैं। वो लिखते हैं कि न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है, यानी कि न्याय जो है सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। मतलब कि न्याय जो है तब उपस्थित होता है जब सद्गुण जो है वो व्यवहार में प्रदर्शित होता है। सिद्धांत और व्यवहार कह रहे हैं कि सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुण। तो जब कह रहे हैं कि जब सद्गुण जो है व्यवहार में प्रदर्शित हो तभी जो है न्याय की स्थापना होती है। यानी वही बात लिखी है कि न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। न्याय तब होता है जब सद्गुण व्यवहार में दिखाई देता है। जैसे नैतिक होना ये आपका सद्गुण है, लेकिन नैतिक आचरण जब आप करते हैं तो न्याय होता है। विवेकपूर्ण होना ये सद्गुण है, लेकिन विवेकपूर्ण आचरण जब करते हैं तो न्याय होता है। ईमानदारी सद्गुण है, ईमानदारी पूर्वक समाज में हम व्यवहार करें, ईमानदारी पूर्वक आचरण करें, वो होता है न्याय। और अरस्तु का जो पूर्ण न्याय है फ्रेंड्स, ये पूर्ण न्याय सद्गुण और अच्छे जीवन से संबंधित है। अरस्तु कहता है कि पूर्ण न्याय तब स्थापित होता है जब समाज का संपूर्ण समुदाय जो है वो विवेकपूर्ण आचरण करे। समाज का पूरा समुदाय जो है वो सद्गुणी हो जाए,
सब पूरा समुदाय जो है वो नैतिकतापूर्ण आचरण करने लगे। और ऐसा कब होगा, कब समाज सद्गुणी हो जाएगा, कब समाज नैतिक हो जाएगा, कब समाज विवेकपूर्ण आचरण करने लगेगा? तो अरस्तु कहता है कि ऐसा तब होगा जब राज्य विकास करते करते अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। यानी विकास करते करते राज्य जो है अपनी जब चरम अवस्था को प्राप्त करेगा तो उस अवस्था में व्यक्ति जो है सद्गुणी हो जाएगा, व्यक्ति जो है नैतिक हो जाएगा। और जब व्यक्ति की नैतिकता आ जाएगी उसके अंदर, वो पूर्ण रूप से नैतिक और सद्गुणी हो जाएगा, तो क्या होगा? तो वो जो है राज्य के कानूनों का पालन जो है स्वेच्छा से करने लगेगा और तब समाज में जो है पूर्ण न्याय की स्थापना होगी। कहने का मतलब सीधे सरल ढंग से अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण न्याय का मतलब है कि राज्य में जो भी कानून नियम हैं जो बने हुए हैं, उन नियमों कानूनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से करे। यानी कानूनों का पालन स्वेच्छा से। राज्य और समाज द्वारा जो निर्मित कानून हैं, उन कानूनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है, तो इसका मतलब समाज में पूर्ण न्याय की स्थापना हो रही है। व्यक्ति अपना सद्जीवन जो है वो तभी जी सकता है, अच्छा जीवन तभी जी सकता है जब समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। और शांति व्यवस्था बनी रखने के लिए जरूरी है कि नियम और कानूनों का पालन हो। अगर नियमों और कानूनों का पालन नहीं होगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, और जब नियम और कानून का पालन होगा तो समाज में सुव्यवस्था बनी रहेगी, और जब सुव्यवस्था रहेगी तो व्यक्ति अपना श्रेष्ठ जीवन, नैतिक जीवन जी सकता है। इस प्रकार अरस्तु का जो न्याय है वो नैतिक गुणों और नैतिक चरित्र की श्रेष्ठता पर बल देता है। यानी कि राज्य द्वारा जो निर्मित कानून हैं उनका पालन करना ही सद्गुण है, और ऐसा करके व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकता है। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने लायक चीज़ है कि अरस्तु जो है जिस कानून की बात करता है कि सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य या समाज के कानूनों का पालन करना ही पूर्ण न्याय है, जिस कानून की वो बात करता है उस कानून में सिर्फ सरकार या द्वारा निर्मित कानून ही नहीं सम्मिलित है, बल्कि उसमें समाज के कानून, जो नैतिकता के कानून हैं, जो प्राकृतिक कानून है, उस समस्त कानूनों को इसमें समाहित कर देता है। यानी कि समाज के कानून हो, चाहे नैतिक कानून हो, चाहे प्राकृतिक कानून हो, और चाहे सरकार द्वारा निर्मित कानून हो, समस्त कानूनों का व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से पालन करना ही पूर्ण न्याय है। या इसी को सार्वभौमिक न्याय कहता है, इसी को यूनिवर्सल न्याय कहता है, क्योंकि इसका संबंध जो है समाज के समस्त व्यक्तियों से होता है। सारे व्यक्तियों को समान रूप से कानून का पालन करना होता है, इसलिए इसको हम सार्वभौमिक न्याय के नाम से भी जानते हैं। इसको हम यूनिवर्सल न्याय यानी यूनिवर्सल जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि पूर्ण न्याय का संबंध जो है किससे है? समाज केंद्रित विचारधारा है। इसका संबंध किससे है? समाज के समस्त लोगों से है। ठीक है, अगला है विशिष्ट न्याय। देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट न्याय जो है या इसी को हम आंशिक न्याय कहते हैं, यह एक व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है। पूर्ण न्याय जहां समाज केंद्रित था, वहीं विशिष्ट न्याय व्यक्ति केंद्रित विचार है। इसमें जो है पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, उसके लिए क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, इस पर जो है विचार किया गया है। इसीलिए इसको विशिष्ट न्याय या विशेष न्याय कहा गया है, इसीलिए इसको आंशिक न्याय कहा गया है। तो इसका संबंध किससे है? व्यक्ति केंद्रित है ये। इसका संबंध जो है प्रत्येक व्यक्ति से है। विशिष्ट न्याय का संबंध जो है वो सद्गुण और भलाई के एक विशेष रूप से है, जिसके आधार पर हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स, व्यक्ति का समाज में क्या व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुरूप ही उसके लिए उपयुक्त क्या होगा, इसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि अगर सरल ढंग से और समझे तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है समाज में दो तरह का योगदान करता है। वो है सकारात्मक योगदान और दूसरा है नकारात्मक योगदान। सकारात्मक का मतलब है कि जब व्यक्ति के कार्यों द्वारा समाज में या लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य किया जाए, उसके कार्यों से समाज की प्रगति में योगदान दे रहा है, तो उसके कार्य सकारात्मक में आएंगे। यदि उसके कार्य समाज के विध्वंस में योगदान दे रहे हों, समाज के विध्वंस में सहायक हैं, तो उसका कार्य जो है नकारात्मक आएगा। चोरी, हत्या, लूट, डकैती, आतंकवाद, ये समाज के नकारात्मक कार्य हैं। तो विशिष्ट न्याय में यह देखा जाता है कि व्यक्ति का समाज में क्या योगदान है, वो समाज में सकारात्मक योगदान कर रहा है कि नकारात्मक योगदान कर रहा है। तो व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए उसके सकारात्मक या नकारात्मक योगदान के अनुरूप ही उसको पुरस्कार और दंड मिले, पुरस्कार और दंड मिले, यही जो है विशिष्ट न्याय है।
यानी व्यक्ति जो है समाज में जिस तरह से योगदान करता है उसी के अनुरूप उसको पुरस्कार और दंड मिले, यह समाज में विशिष्ट न्याय या आंशिक न्याय अरस्तू के अनुसार कहलाता है। अब विशिष्ट न्याय को अरस्तू ने दो भागों में बांटा है, एक को वितरणात्मक न्याय कहा गया और दूसरे को उसने सुधारात्मक न्याय क्या कहा। तो आप देखते हैं पहले वितरणात्मक न्याय को। अरस्तू का न्याय फ्रेंड्स मुख्य रूप से वितरणात्मक न्याय ही है। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे वितरणात्मक न्याय के साथ किस विचारक का नाम जुड़ा हुआ है तो वहां पर आपको विकल्प में अरस्तू जरूर दिखाई देंगे। तो वितरणात्मक न्याय क्या है, तो अरस्तू ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में होता है उसकी क्षमता, योग्यता, ये सब चीजें अलग अलग हर व्यक्ति में होती हैं। तो जब हर व्यक्ति में विवेक, योग्यता, क्षमता अलग होती है तो उसके द्वारा समाज में योगदान भी अलग अलग किया जाता है। तो अरस्तू कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को देखते हुए समाज या राज्य जो है वो अपने सदस्यों के बीच में पद, पदवी, वेतन, पुरस्कार, दंड ये सब का वितरण करता है कि कौन किसका अधिकारी है। तो इसी को कहता है अरस्तू कि यह वितरणात्मक न्याय है, यानी कि राज्य द्वारा व्यक्ति के योगदान को देखते हुए उसके मध्य जो है पद, पदवी, वेतन, लाभ, सम्मान, पुरस्कार आदि का जो वितरण ही वितरणात्मक न्याय कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि राज्य जो है या समाज जो है जो ये चीज़ें वितरित करेगा अपने सदस्यों को, इसका आधार क्या होगा, कैसे, किस आधार पर वितरित करेगा, किसको क्या चीज़ मिलेगी। तो अरस्तू कहता है कि इसके आधार जो है वो योग्यता है। क्या है? योग्यता। यानी कि समाज में जो व्यक्ति जितना अधिक योग्य होगा उसको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। और योग्यता कैसे निर्धारित होगी, तो उन्होंने कहा योग्यता का मापदंड जो है वो सद्गुण है। अब ध्यान देना यहाँ पर, यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सद्गुणी होगा, योग्यता का मापदंड उसने क्या बताया, सद्गुण को, यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सद्गुणी होगा वो उतना ज़्यादा योग्य होगा, और जो जितना ज़्यादा योग्य होगा उतना ही अधिक पद, पदवी, वेतन, पुरस्कार, लाभ का अधिकारी होगा। अरस्तू कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा उसकी योग्यता के अनुरूप पद देना ही न्याय का सच्चा स्वरूप है, और यही जो है वितरणात्मक न्याय है। यानी कि राज्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद, पदवी, पुरस्कार वितरण करे, यही जो है वितरणात्मक न्याय है। अरस्तू का मानना था कि मान, सम्मान, धन, पदवी जो है, वेतन है, ये सब लाभ है जो उसका वितरण होगा वो अंक गणितीय आधार पर नहीं होगा, अंक गणितीय आधार पर नहीं होगा बल्कि रेखा गणितीय आधार पर होगा। आप जब पढ़े होंगे तो ये वर्ड आपको मिले होंगे कि मान सम्मान का जो वितरण होगा किसके आधार पर होगा, अंक गणितीय आधार पर नहीं होगा कि बल्कि रेखा गणितीय आधार पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंक गणितीय आधार का मतलब है कि सभी लोगों को समान रूप से चीज़ें मिले। तो कहा गया कि अंक गणितीय आधार पर उस चीज़ का वितरण किया गया है। अगर सबको उसकी योग्यता के अनुसार मिले तो कहा जाएगा कि रेखा गणितीय आधार पर उस चीज़ का वितरण हुआ है। तो अरस्तू कहता है कि सब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद, पदवी, वेतन, लाभ मिलेगा, इसलिए वह रेखा गणितीय वितरण की बात करता है, अंक गणितीय वितरण की बात नहीं करता है। अरस्तू का जो वितरणात्मक न्याय है फ्रेंड्स, वो योग्यता के साथ साथ समानता के इस मूल मंत्र पर भी आधारित है कि अरस्तू जो है समानुपातिक समानता की बात करता है। समानुपातिक समानता, समानुपातिक समानता यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। इस कोटेशन को लिख लीजिएगा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार हो। ये अरस्तू का स्टेटमेंट है और वो यही बात है समानुपातिक समानता। यानी कि जो पद, पदवी, वेतन वितरण होगा योग्यता के आधार पर तो वितरण होगा, लेकिन उसका आधार एक समानुपातिक समानता भी होगा, यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। यानी दो व्यक्तियों की यदि योग्यता समान है तो उनको वेतन भी समान रूप से ही मिलेगा, उनको जो भी लाभ मिलेगा वो लाभ भी समान रूप से मिलेगा। और अगर दो व्यक्तियों की योग्यता में असमानता है तो उनके साथ असमान व्यवहार होगा। यानी एक क्रिकेटर है और दूसरा वैज्ञानिक है, तो दोनों जो है समान नहीं है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है और एक वैज्ञानिक है, तो दोनों असमान हैं तो उनके साथ असमान व्यवहार होगा। खिलाड़ी को विशेष सुविधाएं जो खिलाड़ियों वाली हैं वो मिलेंगी, वैज्ञानिक को जो उसको रिसर्च के लिए जो विशेष सुविधाएं चाहिए वो मिलेगी। तो दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं होगा कि खिलाड़ी को भी वैज्ञानिक वाली सुविधा मिलेगी या वैज्ञानिक को खिलाड़ी वाली सुविधा मिलेगी। तो ऐसा क्योंकि दोनों समान नहीं हैं इसलिए दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं होगा।
तो अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है वह योग्यता के साथ साथ समानुपातिक समानता पर भी आधारित है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो कुल मिलाजुला के फ्रेंड्स ये है कि वितरणात्मक न्याय क्या कहता है कि न्याय का यानी पद पदवी वेतन लाभ जो है पुरस्कार जो है इसका वितरण समाज में कैसे हो। तो अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद पदवी वेतन आदि का वितरण करना ही वितरणात्मक न्याय है। और योग्यता क्या होगी, योग्यता का मापदंड क्या होगा, तो उसने कहा योग्यता का मापदंड जो है वो सद्गुण होगा, यानी जो जितना ज़्यादा सद्गुणी होगा वो उतना ज़्यादा योग्य होगा। यहाँ दो तीन चीज़ें ध्यान देना फ्रेंड्स कि अरस्तु का न्याय जो है वो मुख्य रूप से एक तरह से आप कहिए कि वितरणात्मक न्याय ही है। दूसरा, यह वितरणात्मक न्याय जो है वो विधायक के अधिकार क्षेत्र में आता है। विधायक का मतलब है कि जो कानून का निर्माण करते हैं, कानून को लागू कर रहे हैं, वही लोग जो है पद पदवी वेतन का निर्धारण करते हैं किसको कितना मिलेगा। तो यह किसके क्षेत्र में आता है वितरणात्मक न्याय, विधायक के कार्य क्षेत्र में आता है। तीसरी चीज़ यह है कि यह वितरणात्मक न्याय जो है वो समाज में व्यक्ति के द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान की बात करता है, यानी समाज में जो व्यक्ति सकारात्मक योगदान करता है, जो जितना योग्य होता है उसी के अनुरूप ही उसको पद पदवी वेतन लाभ मिलता है। वितरणात्मक न्याय का संबंध फ्रेंड्स व्यक्ति और राज्य के संबंधों से है कि व्यक्ति को पद पदवी वेतन लाभ सम्मान पुरस्कार जो है वो राज्य कैसे देगा, किस आधार पर देगा। तो यानी इसका संबंध जो है वितरणात्मक न्याय का संबंध जो है वो व्यक्ति और राज्य से है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक, यहाँ वितरणात्मक न्याय का संबंध जो है व्यक्ति और राज्य के संबंधों से था, वहीं सुधारात्मक न्याय या इसी को परिशोधनात्मक प्रतिवर्ती प्रतिकारात्मक दंडात्मक न्याय कहते हैं, इसका संबंध जो है वो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों से है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा इसको निश्चित करने का कार्य जो है सुधारात्मक न्याय करता है। यह नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ व्यवहार को जो है नियंत्रित करता है, यानी राज्य देखता है कि व्यक्ति के व्यवहार में यदि कोई बुराई उत्पन्न होती है तो उस बुराई को दूर करने का प्रयास जो है सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत किया जाता है। जैसे यदि व्यक्ति ने किसी के साथ समझौता किया और कोई व्यक्ति उस समझौते को तोड़ रहा है, तो जो ये अन्याय हो रहा है दूसरे के साथ, न्यायालय इसको देखेगा और उस अन्याय को दूर करके जो अन्याय कर रहा है उसको दंड दे करके न्याय की स्थापना करेगा। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो न्यायालय दंड दे करके न्याय की स्थापना करेगा। तो इस प्रकार से सुधारात्मक न्याय जो है नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को नियमित और नियोजित करता है। तो यह एक तरह से किसके विचार क्षेत्र में आता है, यह न्यायाधीशों के विचार क्षेत्र में आता है, न्यायपालिका के विचार क्षेत्र में आता है, जिसमें अपराधी को उसके अपराध के अनुसार बिना किसी भेदभाव के दंड देकर के समाज में न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाती है, समाज में कानून की स्थापना की जाती है। यहाँ एक चीज़ और देखने लायक है कि जहाँ पर वितरणात्मक न्याय में न्याय की स्थापना जो है वो रेखा गणती विधि पर होती थी, न कि अंक गणती विधि पर, यानी कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको पद पदवी वेतन मिलता था। तो यह न्याय जो है किस आधार पर स्थापित हुई, रेखा गणती आधार पर, जबकि सुधारात्मक न्याय जो है वो अंक गणती आधार पर स्थापित होती है। यानी कि अंक गणती का मतलब है कि सभी लोगों को समान रूप से कोई चीज़ प्राप्त हो, और रेखा गणती का मतलब कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार प्राप्त हो। तो यहाँ जो है दंड जो है अपराध करने पर वो इसमें योग्यता वगैरह न्यायाधीश नहीं देखेंगे कि आप बहुत योग्य हैं तो आपको बहुत कम दंड दिया जाएगा, ये बहुत निर्धन है मजलूम है तो इसको ज़्यादा दंड दे दिया जाए। तो न्याय करते समय जो है वो योग्यता को नहीं देखा जाएगा, बल्कि सबको समान मानते हुए यदि एक ही अपराध कोई बड़ा कर रहा है, कोई निर्धन कर रहा है, तो दोनों को सजा भी बराबर रूप से मिलेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुधारात्मक न्याय जो है वो अंक गणती आधार पर काम करता है, जबकि वितरणात्मक न्याय जो है वो रेखा गणती आधार पर काम करता है। अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय को भी दो भागों में बांटा, ऐच्छिक न्याय, अनैच्छिक न्याय। ऐच्छिक न्याय का संबंध व्यक्तियों के उस संबंध से है जो व्यक्ति स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ स्थापित करते हैं। जैसे व्यक्ति ने किसी के साथ समझौता किया कि भाई मैं आपके यहाँ किराएदार के रूप में रहूँगा और 5 साल तक रहूँगा, अब बाद में इस समझौते को दूसरे वाला तोड़ रहा है, तो राज्य जो है समझौते के तोड़ने वाले को दंड देकर के उस पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करता है और समाज में न्याय की स्थापना करता है। यानी ऐच्छिक न्याय का संबंध उस न्याय से है जो हम एक दूसरे के साथ इकरारनामे करते हैं, जो एक दूसरे के साथ समझौते करते हैं, जो एक दूसरे के साथ संधियां करते हैं। यदि उस संधि को कोई तोड़ता है
तो तोड़ने वाले को दंड दे करके पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करके समाज में न्याय की स्थापना की जाती है। तो इसे कहते हैं सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत ऐच्छिक न्याय, यानी इसका संबंध व्यक्ति द्वारा एक दूसरे से किए गए समझौते इकरारनामों को पालन करवाने से है। ये वो संबंध है जिससे हम स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ स्थापित करते हैं, स्वेच्छा से हम संधि करते हैं, स्वेच्छा से हम समझौते करते हैं, इसीलिए इसको ऐच्छिक न्याय की संज्ञा दी गई। दूसरा है अनैच्छिक न्याय। अनैच्छिक न्याय के अंतर्गत वह न्याय आता है जिसमें कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने का कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को न्यायालय जो है दंड देकर के पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके साथ न्याय करता है। जैसे लूट हो, हत्या हो, लूट, हत्या, अपहरण, ये सब आदि जो घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं समाज में, इसमें जिसके साथ अपराध होता है उसकी इच्छा नहीं होती है कि उसके साथ अपराध हो, उसकी इच्छा के विपरीत उसको चोट पहुंचाया जाता है। तो जब किसी की इच्छा के विपरीत उसको चोट पहुंचाया जाए तो पीड़ित व्यक्ति को रक्षा के लिए, समाज में न्याय व्यवस्था बनाने के लिए न्यायपालिका जो है ऐसे अपराधी को दंड देती है। तो यह न्याय जो है किसके अंतर्गत आएगा? अनैच्छिक न्याय के अंतर्गत। यानी कि परिशोधनात्मक न्याय यानी सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत दो तरह के न्याय है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो फ्रेंड्स, यह था अरस्तू का न्याय सिद्धांत। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय को एक तुलनात्मक रूप में, थोड़ा सा आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वितरणात्मक न्याय जो है वो विधायक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि सुधारात्मक न्याय जो है वो न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वितरणात्मक न्याय जो है का संबंध जो है व्यक्ति के योग्यता के अनुसार पदों के वितरण से है, जबकि सुधारात्मक न्याय का संबंध है व्यक्ति के कृत्य के अनुसार दंड देने से है। वितरणात्मक न्याय जो है वो रेखा गणितीय आधार पर कार्य करता है, जबकि सुधारात्मक न्याय जो है वो अंक गणितीय आधार पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर योग्यता नहीं देखा जाता है बल्कि सबको समान मानते हुए दंड दिया जाता है, और यहाँ पर योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया जाता है। वितरणात्मक न्याय जो है वो योग्यता के अनुसार व्यक्ति और व्यक्ति में भेद करता है, लेकिन सुधारात्मक न्याय में यहाँ व्यक्ति को भेद नहीं किया जाता है। दंड देते समय न्यायाधीश सबको समान मानता है, अगर अपराध समान है दंड भी समान होगा। ठीक है। वितरणात्मक न्याय में फ्रेंड्स सम्मान, धन, संपदा इत्यादि चीज़ों का वितरण किया जाता है, जबकि सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को या पारस्परिक लेन देन को नियमित और नियोजित किया जाता है। वितरणात्मक न्याय का संबंध जो है वो राज्य और नागरिकों से है यानी कि राज्य और नागरिक की क्या संबंध होगा, यह न्याय जो है यह निश्चित करने का प्रयास करता है। और सुधारात्मक न्याय जो है वो व्यक्ति और व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, यानी व्यक्ति और व्यक्ति का परस्पर व्यवहार क्या होगा, उसका आपस में संबंध क्या होगा, इसको नियमित करने का, इसको निश्चित करने का कार्य जो है वो सुधारात्मक न्याय करता है। वितरणात्मक न्याय जो है वो समाज में सकारात्मक योगदान करने वाले लोगों से संबंधित है, और यह जो है समाज में नकारात्मक योगदान करने वाले लोगों से संबंधित है। यानी समाज में यदि आप संधियों को तोड़ रहे हो, यदि आप हत्या, लूट, डकैती में शामिल हो, तो आप समाज में नकारात्मक योगदान कर रहे हो। तो ये इससे संबंधित है, यानी कोई व्यक्ति किसी के समझौते को, संधि को तोड़े ना, कोई समाज में अपराध ना करे, इससे संबंधित है। और ये समाज में व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके पदों के वितरण से संबंधित है। तो इस तरह से वितरणात्मक न्याय और तुलनात्मक न्याय सुधारात्मक न्याय दोनों को एक तरह से तुलनात्मक रूप में आपको समझा दिया गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत संक्षेप में सेंट्रल आइडिया रूप में एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, ताकि एक दिमाग में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है, ताकि कोई पूछे तो आप संक्षेप में इसको स्पष्ट कर सको। देखिए फ्रेंड्स, अरस्तू ने न्याय को दो भागों में बांटा, पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय। इसके बाद विशिष्ट न्याय को वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय में बांटा, फिर सुधारात्मक न्याय को ऐच्छिक और अनैच्छिक में बांटा। पूर्ण न्याय का मतलब है कि समाज या राज्य द्वारा जो निर्मित कानून हैं, उन कानूनों का समाज के समस्त व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक पालन करे, यही जो है पूर्ण न्याय या सार्वभौमिक न्याय है। यह समाज केंद्रित विचारधारा है। दूसरा है विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय का मतलब है कि समाज में जो व्यक्ति का सकारात्मक योगदान है या नकारात्मक योगदान है, उसके अनुरूप ही राज्य उसको पुरस्कार या दंड दे, यही है विशिष्ट न्याय। अब विशिष्ट न्याय के अंतर्गत वितरणात्मक न्याय कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद, पदवी, वेतन, लाभ का वितरण किया जाए, ये जो है वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत आएगा। सुधारात्मक न्याय कि व्यक्ति के आपसी संबंध क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी के समझौते को तोड़ता है या किसी की हानि पहुंचाता है, तो न्यायपालिका जो है या न्यायाधीश जो है
उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला करके और अपराधी को दंड दे करके समाज में न्याय की जो स्थापना करता है वो सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। अब इसमें भी दो तरह के हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक न्याय के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे के साथ स्थापित करता है, जैसे कोई किसी के साथ संधि कर रहा है, कोई समझौता कर रहा है, इकरारनामा कर रहा है, तो वो स्वेच्छा से एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो ये स्वैच्छिक न्याय के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि उसको कोई तोड़ता है तो तोड़ने वाले को दंड देकर के समाज में न्याय की स्थापना करना जो है वो ऐच्छिक न्याय के अंतर्गत आएगा। अनैच्छिक न्याय के अंतर्गत वे कृत्य आते हैं जब व्यक्ति किसी की इच्छा के विपरीत उसे कष्ट पहुंचाता है, किसी के हत्या कर दे, किसी के यहाँ लूटपाट कर ले, चोरी कर ले, तो ये अनैच्छिक न्याय है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की, सामने वाले की इच्छा नहीं सम्मिलित है, पीड़ित व्यक्ति की इच्छा सम्मिलित नहीं है कि उसके यहाँ लूटपाट हो। तो यहाँ पर जो है न्यायपालिका पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करती है, अपराधी को दंड देती है, तो ये जो है अनैच्छिक न्याय है। तो फ्रेंड्स, यह था अरस्तू का न्याय सिद्धांत, कुल 6 प्रकार की जिसके न्याय की जीव कल्पना जो है अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत में की है, वो सारा का सारा आपको समझाने का विस्तृत रूप से प्रयास कर दिया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अरस्तू के न्याय जो है और प्लेटो के न्याय में जो मूलभूत अंतर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ लिया और अरस्तू के न्याय सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं। दोनों गुरु शिष्य रहे हैं, दोनों एथेंस से संबंधित विचारक हैं। दोनों के न्याय सिद्धांत को जब हम पढ़ लेते हैं तो ये देखना जरूरी है कि वास्तव में दोनों के न्याय सिद्धांत में क्या अंतर है। तुलनात्मक रूप से इसीलिए लिख दिया गया है ताकि कि इनके बीच की जो बारीक सीमा रेखा है उसको आप समझते रहिए कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए प्लेटो का न्याय जो है वो कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तू का न्याय जो है वो अधिकार मूलक है। प्लेटो का न्याय फ्रेंड्स यही तो है कि समाज में जो 3 वर्ग हैं वो अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पूरा करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तो यही न्याय है। तो यानी ये प्लेटो का न्याय जो है कर्तव्य पर जोर देता है, जबकि अरस्तू का न्याय जो है अधिकार मूलक है। अधिकार मूलक है यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पद पदवी पुरस्कार मिले, ये अरस्तू का न्याय है। तो अरस्तू का न्याय अधिकार की बात करता है, जबकि प्लेटो का न्याय कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, दूसरा है प्लेटो न्याय में किसी भी तरह का भेद स्वीकार नहीं करता, जबकि अरस्तू कई तरह के न्याय की चर्चा करते हैं, न्याय के कई भेद बताते हैं। प्लेटो ने क्या न्याय जो है उसमें कोई डिवाइडेशन प्लेटो ने नहीं किया, कई भेद नहीं बताए, कई प्रकार बताए नहीं हैं, लेकिन अरस्तू ने न्याय के कई प्रकार बताए हैं। पूर्ण न्याय, विशिष्ट न्याय, विशिष्ट न्याय को वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय को भी ऐच्छिक न्याय, अनैच्छिक न्याय, तो कई तरह के इन्होंने न्याय के प्रकार बताए हैं, जबकि प्लेटो ने किसी इस तरह से कोई न्याय के प्रकार की चर्चा नहीं की है। अगला फ्रेंड्स कि प्लेटो का न्याय पूर्णतः नैतिक न्याय है, जबकि अरस्तू का न्याय एक तरह से कानूनी न्याय है। प्लेटो जो है अपने न्याय सिद्धांत में स्व कर्तव्य पालन पर ज़्यादा जोर देते हैं, यानी एक तरह से उनका न्याय जो है वो नैतिक न्याय है। लेकिन अरस्तू का न्याय जो है वो नैतिकता का तो पुट है इसमें, लेकिन नैतिकता के साथ साथ अरस्तू का न्याय जो है वो कानूनी न्याय का पुट भी लिए हुए है कि कानून व्यक्ति का समाज में सकारात्मक और नकारात्मक योगदान के अनुसार उसको पुरस्कार और दंड देने की जब बात आती है तो वहाँ कानूनी न्याय का ही अरस्तू जो है अनुसरण करते हैं। तो प्लेटो का न्याय जहाँ पूर्णतः नैतिक है, वहीं अरस्तू का न्याय नैतिक होने के साथ साथ एक तरह से ये कानूनी न्याय है। अगला है प्लेटो का न्याय अस्पष्ट और काल्पनिक है, जबकि अरस्तू का न्याय स्पष्ट और वैज्ञानिक है। प्लेटो का न्याय बड़ा अस्पष्ट अवधारणा है कि समाज में व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, 3 गुणों में एक गुण की प्रधानता होती है, उसी जिस गुण की प्रधानता होती है उसी अनुसार समाज में 3 गुण वर्ग बन जाते हैं। तो किसमें किस गुण की प्रधानता होगी इसकी पहचानना कहने के लिए आसान है, लेकिन वास्तव में व्यवहार में बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत ही अस्पष्ट है और काल्पनिक है, इसका व्यवहार में तो प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अरस्तू का न्याय जो है वो स्पष्ट है और इन्होंने कलमबद्ध तरीके से अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति और व्यक्ति क्या क्या संबंध होगा, समाज में व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध होगा, समाज के सारे व्यक्ति जो है आपस में किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो ये सब चीज़ों को न्याय की अवधारणा में अरस्तू ने स्पष्ट किया। इसीलिए इसने जो है न्याय के 6 प्रकार बता दिए ताकि न्याय को ये पूर्णतः स्पष्ट कर सके कि समाज में न्याय वास्तव में है क्या। तो इसका न्याय जो है, अरस्तू का न्याय जो है एक तरह से स्पष्टता और वैज्ञानिकता लिए हुए है, जबकि प्लेटो के न्याय अस्पष्ट है और काल्पनिक है।
तो यह था फ्रेंड्स प्लेटो और अरस्तु के न्याय का तुलनात्मक अध्ययन। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं वो आपको सब समझ में आ गए होंगे, यहां से कोई डाउट आपको नहीं होगा। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि कोई डाउट है आपको तब भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी समस्याओं का यथासंभव निदान कर सकूं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।